The main task of this committee is to discuss and make suggestions on the rights of the citizens. और मेरे विचार से किसी भी संविधान में उसके नागरिकों का बुनियादी हक सबसे अहम मुद्दा होता है. It is always about the fundamental rights. तो आप लोगों के जो भी सुझाव, प्रस्ताव आदि हों, बेझिझक सामने रखिए. If we look at the fundamental rights and guarantees embodied in the Irish and American Constitution, then all the rights that we may give should be enforceable in courts of law. इसके अतिरिक्त हमें उन अधिकारों की भी बात कर लेनी चाहिए जिन्हें भले हम आज अपने नागरिकों को ना दे पाए, पर जहां तक पहुंचना हमारा सपना है. That's very true, but is there any use in laying down precepts for rights which remain unenforceable and ineffective? अधिकारों के साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों की फेहरिस्त भी बना लेनी चाहिए. तो चलिए पहले हम उन्हीं मूल अधिकारों की बात कर लेते हैं जिनके नाम मिलने पर हर शहरी न्यायालय के द्वार खटखटा सकता है. Well, if you ask me, I think we should take the Constitution of the United States of America as a model for the protection of the basic rights of our citizens. If I may, I would like to inform the committee that I have prepared a long list of fundamental rights, which I can lay here. अब यही तो आपका बड़प्पन है अंबेडकर जी. मुझे ये भी पता है कि प्रोफेसर केटी शाह ने भी कमेटी की सहूलियत के लिए काफ़ी सारे नोट्स तैयार किए हैं. मैं कमेटी के ऑफिस को तायीद कर देता हूं कि वो इन सारे दस्तावेज़ों की कॉपियां हर मेंबर को मुहैया करवा दें. Now may I also suggest that the committee adjourns for at least 3 weeks, hence providing the members with enough time and opportunity to formulate their own proposals. I think you will have a consensus on this. Good. तो चलिए 1 महीने बाद मुलाकात करते हैं और आज यहाँ ये प्रण करते हैं कि फिर इस कमेटी का काम हम तब तक स्थगित नहीं करेंगे जब तक कि भविष्य के भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का एक पूरा खाका तैयार नहीं कर लेते. 24 मार्च को जब कमेटी दोबारा मिली तो उसमें और लोग भी जुड़ चुके थे और इसके बाद कमेटी लगातार 10 बार मिलती रही ताकि मौलिक अधिकारों को लेकर एक साफ तस्वीर सामने आ सके. तो ये तय पाया गया है कि भारत के हर एक नागरिक को कहीं भी आने जाने, रहने, बसने, जायदाद खरीदने और नौकरी, काम, व्यवसाय करने की पूरी आज़ादी होगी. Subject to such restraints as the law may impose. Oh yes, of course. That goes without saying. No, Acharya ji. In a constitution, nothing goes without saying. डॉक्टर अंबेडकर ठीक कह रहे हैं आचार्य जी. तभी यहाँ जो ये लिखा है कि ऑल सिटीजन्स ऑफ द यूनियन विल बी इक्वल बिफोर द लॉ, मेरे विचार से लिखा जाना चाहिए कि ऑल पर्सन्स एंड नॉट मेयरली सिटीजन्स ऑफ द यूनियन शैल बी इक्वल बिफोर द लॉ. जी ठीक बात है. अब हम किसी को सज़ा सिर्फ कम या ज़्यादा इसलिए तो नहीं दे सकते कि वो संघ का नागरिक नहीं है. एक बात और थी. आर्टिकल 4 ये कहता है कि हिंदुस्तानी भाषा जिसे नागरिक अपनी पसंद से देवनागरी या फारसी लिपि में लिख सकेगा, संघ की राष्ट्रभाषा के रूप में प्रथम औपचारिक भाषा होगी. I do not think that the question of national language has anything to do with fundamental rights. मैं डॉक्टर अंबेडकर से इत्तेफाक रखती हूँ. कल हम जो चाहें अपनी नेशनल लैंग्वेज चुनें, लेकिन आज उसका इस बात से क्या लेना देना कि हम अपने बुनियादी हक कितने और क्या तय करते हैं. राजकुमारी जी ठीक कह रही है, पर इनके राजकुमारी होने से मुझे एक बात सूझी कि हमारे नए भारत में जहाँ राजा प्रजा सभी समान होंगे, वहाँ ये सारी पदवियाँ राजकुमारी, राजाधिराज, नवाब बहादुर, छत्रपति, कुंवरपाल, Diwan Bahadur, as I am called. जी, इन सारी वसीयत में मिली पदवियों का हमारे नए भारत में क्या काम?
आई एम टोटली विथ यू प्रोफेसर शाह। आज से आप मुझे सिर्फ अमृत कौर बुला सकते हैं। And from tomorrow, shall we stop addressing Kriplani ji as Acharya, Ambedkar ji as doctor, and you as professor? नहीं नहीं नहीं, देखिए एकेडमिक डिग्री और काम के पदनाम तो रहेंगे, पर ये खानदानी और पैदाइशी पदवियां खत्म। और मेरे जैसे लोगों का क्या होगा जिन्हें किंग ऑफ इंग्लैंड ने नाइटहुड की पदवी दी है? पहली बात तो ये कि अब किंग ऑफ इंग्लैंड का हम लोगों से क्या लेना देना, क्यों? और फिर भी अगर कोई देश या कोई सरकार हमारे किसी नागरिक को कोई पदवी देना चाहे तो मेरे विचार से पहले उसे हमारे संघ की सभा से इजाजत लेनी चाहिए। आचार्य जी, आज़ाद भारत के नागरिकों को अगर हम सबसे बड़ा अधिकार दे सकते हैं वो है आज़ादी का अधिकार। बरतानिया के राज में जब देखो तब यह अधिकार छीन लेती थी सरकार, पर अब हमें अपने नागरिकों को पूरी और मुकम्मल आज़ादी देनी ही होगी। मैं आपसे पूर्णतः से सहमत हूं। मैं भी पूरी आज़ादी के पूरे पक्ष में हूं। See, absolute liberty is simply a utopian dream. Just because we will become a free nation from tomorrow, society will not become free from crime or criminals. And for the sake of law and order, we will have to jail, arrest, and intern people. In that case, we should have a provision that the person has to be informed of his deprivation of liberty within 24 hours of his detention. हाँ, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर सही कानूनी मदद और सुनवाई का हक हमें हर नागरिक को देना ही होगा, वरना कोई फर्क नहीं रहेगा आज़ाद और गुलाम भारत में। मुझे नहीं लगता हम में से किसी को भी इस प्रावधान से ऐतराज होना चाहिए। लोकमान्य ने तो बहुत पहले ही कह दिया था that Swaraj is my birthright and I shall have it. Here. यूं एक एक करके बराबरी, आज़ादी, संस्कृति और शिक्षा, शोषण के विरुद्ध और संवैधानिक सुरक्षा के अधिकार हर नागरिक के अधिकारों में जुड़ते चले गए। क्या होना चाहिए के साथ ये भी तय किया गया कि क्या क्या नहीं होना चाहिए। कई मुद्दों पर तो सब एकमत होते, तो कई विषयों पर वोट से फैसला होता और कई बार फैसला नहीं भी हो पाता। गुलामों से भी बदतर व्यवहार और अत्याचार हमारे गांव में हरिजनों और दूसरे गरीब लोगों पर होते हैं जब उनसे बेगार करवाया जाता है। बंधुआ मजदूरी के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए हमारे भारत के खेत खलिहानों में। मुंशी जी, सिर्फ खेत खलिहानों में ही नहीं, न कारखानों में, न खानों खदानों में। गुलामी का नामो निशान मिटाना ही होगा हमें। और सबसे वाहियात बात है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से खानों खदानों और ख़तरनाक कारखानों में काम करवाया जाता है। हम इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए हमारे संविधान में। I couldn't agree with Amrit Kaur ji more. Let me go further while on the topic of children. I propose that there should be no difference between legitimate and illegitimate children as far as laws of inheritance are concerned. पर इस तरह क्या हम शादी जैसी संस्था पर ही प्रश्न चिन्ह नहीं लगा देंगे? हमें याद रखना चाहिए कि हम तय कर चुके हैं कि शादी ब्याह जैसी चीज़ों पर हम अभी इस वक्त यहाँ बात नहीं करेंगे। For that matter, all the personal laws are not in our purview here. Here, we are not interfering with anyone's personal law. This is about children and their rights. And you, Diwan Sahab, are a learned man. And you know what Shakespeare says about this question of legitimate and illegitimate. Bastard? Why bastard? Wherefore base? When my dimensions are as well compact, my mind as generous, and my shape as true as an honest madam's issue. अब शेक्सपियर का जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो एक काम करते हैं, इस विषय पे वोट कर लेते हैं। Those in favor of
Dr. Ambedkar's proposal, please raise your hands. छह विपक्ष में, केवल 3 पक्ष में। क्या कर सकते हैं अंबेडकर जी? कभी जीत, कभी हार। एंड वी मस्ट प्रैक्टिस व्हाट वी प्रीच। ये एक जनतंत्र है आखिरकार। आचार्य जी, मैं यहाँ ये बात फिर से उठाना चाहूँगा कि अमेरिका की तरह हर भारतीय को कुछ साल सेना में बिताने ही चाहिए। कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग एंड कॉन्स्क्रिप्शन। But doesn't this also amount to slavery and involuntary servitude? ये स्लेवरी नहीं, सेवा का प्रश्न है अंबेडकर जी। तो इस पर भी वोट हो जाए। ठीक है, जो पक्ष में हैं हाथ उठाएं। केवल 3 है पक्ष में। पर अगले मुद्दे पर सब मेरे साथ होंगे, ये मैं पक्का जानता हूं। I propose that universal adult suffrage must be guaranteed by the Constitution. सबका तो मैं नहीं जानता, पर मेरा वोट आपके साथ है मुंशी जी। और ये कि elections shall be free, secret and periodical. इस मुद्दे पर मुंशी जी मेरा वोट भी आपके साथ है। इसके अलावा चुनावों के लिए विधि द्वारा एक अलग आजाद इलेक्शन कमीशन का गठन किया जाएगा। So we are all unanimous on this? Because today we are creating history. आज संसार के इतिहास में पहली बार एक देश स्थापित होते ही बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, वर्ण और प्रदेश के भेदभाव के अपने सारे वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार दे रहा है। And believe me, this voting right is the greatest fundamental right that we will be giving to the citizens of our country. उस समय तक दुनिया के कई अग्रणी राष्ट्रों में भी कहीं कालों को वोट देने का अधिकार नहीं था, तो कहीं औरतों को, तो कहीं और दूसरे धर्म के मानने वालों को। लेकिन हमारा संविधान बनाने वाले एक नया इतिहास रच रहे थे। पर अभी और भी कई मुद्दे तय होने थे, और उनमें से एक था अभिव्यक्ति का अधिकार, द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। I would like to suggest that a provision should be made by law to prevent the publication or utterance of seditious, obscene, slanderous, libelous, or defamatory matter, and to make such publication or utterance actionable or punishable. I want to add the words likely to promote class hatred. Though this does not actually come under sedition or any of the other things mentioned. And people will have a carte blanche to promote class hatred. We may add class or religious hatred. ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ऐसा कानून दुधारी तलवार साबित हो सकता है। सत्ता में बैठी मेजॉरिटी पार्टी के खिलाफ बोली गई जरा सी भी बात को क्लास या कम्युनल नफरत करार देकर सजा दी जा सकती है, और ऐसी बातें अगर सत्ता में बैठे लोग फैलाएं तो उन्हें कोई छुएगा भी नहीं। I suggest let us be more comprehensive and say right of every citizen to freedom of speech and expression subject to criminal law. अभिव्यक्ति की आज़ादी को आज पूरी दुनिया में सम्मान दिया जा रहा है, और ये भी महसूस किया जा रहा है कि अगर किसी के वक्तव्य या लेखन से किसी विशेष वर्ग या धर्म के खिलाफ नफरत नहीं फैलाई जा रही है और उसे हिंसा फैलने का कोई डर नहीं है, तो आदमी को अपनी बात कहने का पूरा हक होना चाहिए, पूरी आज़ादी होनी चाहिए। If you put this in, then section 153A of the penal code stand nullified. सर, आपसे बेहतर और कौन जानता है कि ताकतवर मेजॉरिटी वालों को कास्ट और कम्युनल हेट्रेड फैलाने से रोकना असंभव होता है। मैंने तो ये भी सुना है कि एक मर्तबा किसी अखबार को सेक्शन 153A को लेकर इसलिए मुकदमा चलाया गया था क्योंकि उस अखबार ने पुलिस के खिलाफ कोई लेख लिख दिया था, और दलील ये दी गई थी कि पुलिस अपने आप में एक खास तबका है
और पुलिस के खिलाफ बात करके अखबार वाले एक खास फिरके के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। Yes. We also started up certain periodical in Bengal. And even before the first issue came out, unofficial warning was given to us that unless we stop, action will be taken under Section 153. We had to stop. So, I'm afraid, so far as we are concerned, we do not feel quite safe if there is a provision of this sort. मौलिक अधिकारों में अभिव्यक्ति की आज़ादी तो हमें मिली, पर धारा 153A भी रही। इसके बाद समिति में जोरदार वाद विवाद हथियार रखने के अधिकार को लेकर भी हुआ। मेरा विचार है कि हर नागरिक को हथियार रखने की स्वतंत्रता हो, और मेरा सुझाव है कि इस संशोधन को क्लॉज 10 में जोड़ दिया जाना चाहिए। Would it be wise to have such a law? And in such a form? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कहना है कि हर नागरिक को हथियार रखने का हक होना ही चाहिए। फिर क्यों ना हम इसे मूल अधिकारों का एक हिस्सा बना लें? But to allow such a thing in the present state of our society will be a dangerous thing. The Arms Act has to be a central subject. I think this point is of some substance. There are two questions. One, whether every citizen should have the right to bear arms. And two, whether we need a uniform law throughout the Union. You cannot allow different units to make different laws with regards to bearing of arms. That would undoubtedly lead to complete anarchy, and it would cut at the very root of the security of the Union. But defense is a union subject. किसी के हथियार रखने का देश की रक्षा से क्या लेना देना है? मेरा ज़ाती ख्याल है कि शिकार को छोड़कर बाकी किसी भी वजह से लोगों के हाथ में हथियार देने से बिला वजह जान माल का खतरा बढ़ेगा ही, और हमें इसे अलाउ नहीं करना चाहिए। यहाँ शायद मेरी आवाज़ अकेली पड़ जाए, पर मेरे मन में जिस अहिंसक सरकार और समाज का तस्वुर है, उसके लिए हथियार को ताक पे रखना ज़रूरी है। And I would like my view to be recorded here. सोचने की बात है कि अगर अमेरिका की तरह हमें भी हथियार रखने का अधिकार मिल जाता तो हिंसा का बवंडर कहां पहुंच गया होता। पर नागरिकों के मूल अधिकारों को लेकर अभी बहुत सी बातों के बारे में सोचना था। विडंबना ये थी कि फंडामेंटल राइट्स तय करने वाली समिति को ही ये भी तय करना था कि कब ये मौलिक अधिकार नागरिकों के अधिकार नहीं रह जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर की दलील थी कि कभी कभी आपातकाल या इमरजेंसी में जब खुद राष्ट्र का अस्तित्व खतरे में हो तो संघ को पहले खुद को बचाना होगा, ना कि किसी नागरिक के अधिकार को। In the provision dealing with grave emergency, we have stated that all these fundamental rights are liable to be suspended whenever, in the view of the Union, it is necessary to declare an emergency. दुनिया के कई संविधानों में मौलिक अधिकारों के चलते आप नागरिक को गिरफ्तार कर ही नहीं सकते, पर हमने इसे अपने संविधान से हटा दिया है ताकि आने वाली सरकारों को हम ऐसी किसी भी बेड़ी में ना जकड़ें। हाँ, पर सही कानूनी कार्रवाई का प्रावधान हमने हर हाल में रखा है। जरूरी सवाल यह है कि क्या लेजिस्लेचर के पास ये विशेषाधिकार होगा कि अगर वो चाहे किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए ही कैद में रख सकते हैं? ऐसा कोई अधिकार हम नहीं देने जा रहे हैं जिसके चलते सरकार बिना कानून और अदालत के सामने जाने का हक दिए किसी को भी गिरफ्तार कर ले। छोटी बड़ी कोई बात संविधान बनाने वालों की नजरों से छूटी नहीं थी। जैसे शादी ब्याह को लेकर उस समय चले आ रहे कानून को चुनौती दे डाली श्रीमती हंसा मेहता और राजकुमारी अमृत कौर ने। शादी औरत और मर्द दोनों की हामी से हो और वैवाहिक जीवन में दोनों का समान हक और बराबर की मर्जी हो। ये नुक्ता फंडामेंटल राइट्स में आना चाहिए। आना तो चाहिए, पर मर्द मानेंगे कहाँ? गांधी जी ने तो अपनी प्रार्थना सभा में ये तक कहा था कि मुख्तलिफ मज़हबों और फ़िरक़ों के लोगों के बीच शादियाँ होना अच्छा ही नहीं, ज़रूरी भी है। और मैं कहता हूँ
कि पति और पत्नी अपने अपने धर्म को ना छोड़ें। पर 1872 के स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ऐसी शादियों की मनाही है। अगर दो अलग धर्म के लोग आपस में शादी करें तो दोनों में से कोई एक अपना धर्म बदले, या फिर दोनों ये हलफ उठाएं कि दोनों नास्तिक हैं। मेरी एक सहेली को तो अपना धर्म बचाने के लिए स्विट्जरलैंड जाकर के शादी करनी पड़ी। अब ये बताइए कितने लोग इस बात को अफोर्ड कर सकते हैं? मेरे ख्याल से स्विट्ज़रलैंड की तरह हमें भी अपने आइन में ये बात कह देनी चाहिए कि धर्म दो लोगों की शादी के बीच किसी तरह का अड़ंगा नहीं डाल सकता। बिल्कुल। और अगर ये बात संविधान में शामिल हो गई तो अब तक चला आ रहा ये पुराना कानून असंवैधानिक अल्ट्रावायरस करार दे दिया जाएगा। मैं कमेटी को फौरन एक चिट्ठी लिख देती हूँ, फिर देखते हैं तुम्हारे और मेरे अलावा कौन इस मामले में हमारा साथ देता है। मर्द तो शायद ही कोई साथ दे हमारा। कम से कम एक मर्द ने तो साथ दिया इन दो औरतों का, श्री M.R. मसानी ने। फिर भी शादी का मसला बुनियादी हक में शामिल नहीं किया जा सका। यूं मूल अधिकारों पर समिति की कई बैठकों के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सदन को एक पत्र लिखा और बताया कि कैसे समिति ने बुनियादी हकों को दो हिस्सों में बांटा है। The committee has recommended that the list of fundamental rights should be in two parts. The first part consisting of rights enforceable by legal processes, and the second part consisting of directive principles and social policy, which though not enforceable in courts of law are nevertheless to be regarded as fundamental in the governance of the country. The justiciable fundamental rights include rights of equality, freedom, relating to religion, culture and educational rights, and miscellaneous rights which include property and the right to constitutional remedies.